नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको फिजिक्स के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपको इनसे परीक्षा में मदद जरूर मिलेगी दोस्तों। अगर आपको कोई शंका है तो जो है आप बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उसमें जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। तो स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। नयन आईएएस पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हर विषय के वीडियोस प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और हमारी टीम मेहनत कर रही है दोस्तों आपकी एक सीट पक्की करने के लिए। कोई भी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा हो उसमें आपको सुनिश्चित सफलता दिलाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस मेहनत का जो है प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो नयन आईएएस चैनल के साथ जुड़ें दोस्तों और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें। ठीक है, कोई भी समस्या है या किसी टॉपिक में परेशानी है समझने में या किसी चीज़ में या प्रश्न में कोई समस्या है तो आप बिल्कुल डिस्कस करें दोस्तों। हम हमेशा जो है आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आज की क्लास में आज क्या आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो अवस्था में परिवर्तन। वो क्या है? अवस्था में परिवर्तन। किसकी अवस्था में परिवर्तन? पदार्थ की। ठीक है, हम पदार्थ के बारे में देख रहे हैं। हमने ऊष्मा टॉपिक पढ़ लिया है पदार्थ की। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन देखेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, चेंज इन स्टेट। क्या देखेंगे? चेंज इन स्टेट। हम हाईलाइट बताएंगे आपको क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, एक तो ये चीजें पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दूसरी चीज वाष्पन पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे वाष्पन को। ठीक है, हम लोग दोस्तों हिमांक पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप कहते हैं। गलनांक पढ़ेंगे, संघनन बिंदु पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज डिस्कस किया जाएगा, तो ध्यान से अच्छे से क्लास को देखें और कलम कापी लेके नोट जरूर करते चलें दोस्तों, क्योंकि ये साइंस की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है। फैक्ट साइंस में अगर आप सीरियसली नोट नहीं करेंगे तो ये दिमाग से उतर जाएंगी। बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, पूरी क्लास देखिए दोस्तों। और जहां भी समस्या है तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं चेंज इन स्टेट से, अवस्था में परिवर्तन से। ठीक है दोस्तों, क्या है? किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, उस पर क्या देखना है हमें? उसकी अवस्था में परिवर्तन। ये क्या है? ये है क्या? यही हमको जानना है कि अवस्था में परिवर्तन क्या है। तो किसी भी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर क्या द्रव है अगर तो क्या ठोस में बदलना, ठोस है तो द्रव में, द्रव से गैस, गैस से द्रव, गैस से द्रव। ठीक है, द्रव से गैस, गैस से द्रव, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस। ये जो अवस्थाओं में परिवर्तन है, ये जो है इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन है, यही पदार्थ का क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। ठीक है, मतलब क्या है? एक निश्चित ताप पर दोस्तों एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या है? अवस्था में परिवर्तन है या चेंज इन स्टेट है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, ताप निश्चित होगा दोस्तों। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या होगी ये आपको जाननी है कि अवस्था परिवर्तन में मतलब द्रव से ठोस में बदलता है या ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है या गैस से द्रव में बदलता है। ठीक है,
इस अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में, अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, पदार्थ का ताप नहीं बदलता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है, उसकी जो है स्टेट चाहे जो भी चेंज हो जाए, चाहे जो भी स्टेट चेंज हो जाए, लेकिन वो टेम्परेचर सेम रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये है अवस्था में परिवर्तन। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके अवस्था में परिवर्तन को हम देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। हम सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों? गलनांक, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों गलनांक। गलनांक, गलनांक को क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है दोस्तों? ठीक है, किसी भी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी भी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर क्या है? ठोस से द्रव में बदलना। ठीक है, जैसे किसी पदार्थ का, सबसे पहले देख लें डेफिनेशन क्या है। किसी पदार्थ का एक निश्चित टेम्परेचर, निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में बदलना। यहां आपको फोकस क्या करना है दोस्तों? ठोस से द्रव में। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या है? गलनांक है। क्या है? गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ? या मेल्टिंग पॉइंट है। ये मेल्टिंग पॉइंट कैसे? जैसे उदाहरण देखिए, एक बर्फ का टुकड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है। अब मान लीजिए हमने इसको टेम्परेचर दिया और ये जो है पानी में बदल गया। ठीक है, हमने इसको एक सर्टेन टेम्परेचर दिया, हमने इसको एक सर्टेन टेम्परेचर दिया और ये क्या हो गया? ये पानी में बदल गया। मतलब ये जल है और ये है बर्फ। तो क्या कहा जाएगा? गलनांक बिंदु कौन सा है दोस्तों? इस बर्फ के टुकड़े को, जो कि क्या है? सॉलिड है, जो कि क्या है? ठोस है। हम कोई भी ऐसा निश्चित ताप देते हैं जिससे ये क्या होता है? ठोस से द्रव में। आपको पता है कि जल की 3 अवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस और गैस। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस से जल में बदलना या ठोस से किस में बदलना? द्रव में बदलना। ये हम उदाहरण देख रहे हैं। यही है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पर, जिस पॉइंट पर जो है ये बर्फ जल में बदल जाएगी, वही इस पदार्थ का या इस जल का या बर्फ का कहेंगे, उस बर्फ का क्या होगा? गलनांक होगा। बर्फ का क्या होगा दोस्तों? गलनांक होगा। जिस पॉइंट पर बर्फ लिक्विड में बदल जाएगी या वाटर में चेंज हो जाएगी, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? बर्फ का गलनांक या गलन बिंदु, कुछ भी कह सकते हैं, गलन बिंदु। क्लियर हुआ? जिसपे ये गल जाए। अब देखिए, इस गलनांक पे कुछ भौतिक राशियों का प्रभाव क्या पड़ता है। बर्फ का गलनांक हमने देखा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठोस से द्रव में बदलना, जिस पॉइंट पर, जिस ताप पर ठोस द्रव में चेंज हो जाता है, वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए, इसमें हमको समझना क्या है दोस्तों? हमको ये देखना है कि जो है कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं भौतिक राशियों के। ठीक है, गलनांक मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस पर भौतिक राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हम देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का, प्रेशर का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको समझना है। गलनांक पर प्रभाव, दाब का गलनांक पर प्रभाव हमको देखना है। चलिए दोस्तों, देखा जाए। अब देखिए, 2 तरह के पदार्थ हैं। ठीक है, पहले वो पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, ये पिघलने पे क्या होते हैं, मतलब मान लीजिए गलन है तो जाहिर सी बात है ठोस से लिक्विड में चेंज होगा। जो पिघलने पर
संकुचित होते हैं। संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो भी पदार्थ ऐसे होते हैं जो पिघलाया जाए तो संकुचित होते हैं, उन पर जो है दाब अगर बढ़ाया जाए, उन पर दाब बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों? गलनांक क्या होगा? गलनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इसमें कौन सी चीज आएंगी दोस्तों? जैसे बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, ढलवा लोहा होता है दोस्तों, जिसको ढाला जाता है, पिघला के मेल्ट किया जाता है, तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, संकुचन होता है। अगर हम ढलवे लोहे के ठोस को हम मेल्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? वो आयतन में कम हो जाएगा। बर्फ के साथ भी यही होता है। आपको पता है कि जल जो होता है बर्फ की अवस्था में उसका आयतन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर उसको जो है हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? उसका आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब पानी का आयतन कम होगा, बर्फ का आयतन अधिक होगा। तो ऐसे पदार्थों के लिए जो पिघलने पर क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। अगर इन पर प्रेशर बनाया जाए तो क्या होगा? इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब वो कम बिंदु पे ही गल जाएंगे। मतलब क्या होगा? अगर उस पर दबाव बनाया जाए तो कम बिंदु पर ही गल जाएंगे। मतलब बर्फ को अगर प्रेशर के साथ हम जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं या ढलवे लोहे के साथ प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो गलन बिंदु और कम हो जाएगा, मतलब वो और कम टेम्परेचर पे गल जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, ये हो गया आपका दाब का गलनांक पर प्रभाव, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में, ठीक है, अब अशुद्धि का प्रभाव, अशुद्धि का गलनांक पर प्रभाव। मतलब मान लीजिए हमने मिक्सचर मिला दिया, ठीक है, मिक्सचर मिला दिया तो उसके बाद क्या होगा? जैसे बर्फ में आपने देखा होगा नमक मिला दिया जाता है मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट कम कर मतलब कि गलना जो है उसका कम हो जाए। जब आइसक्रीम बनाते हैं या उसका इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जहाँ पर गलन से रोकना है, तब क्या करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम क्या करते हैं? उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं, नमक जैसी चीजें, ठीक है। मतलब अशुद्धि का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अशुद्धि हम मिलाएंगे तो गलनांक क्या होगा दोस्तों? गलनांक कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए नमक मिलाते हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी न गले। और इसको क्या कहते हैं? इस मिश्रण को जब अशुद्धि मिला देंगे तो क्या कहेंगे? हिम मिश्रण, ठीक है। क्या कहेंगे? आइस मिक्सचर कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये मिलाने के बाद क्या होता है? नमक जैसी चीजें मिलाई जाती हैं तो क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है। इसको हम अशुद्धि कह सकते हैं। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक कितना है दोस्तों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है? कम होके कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। अशुद्धि मिलाने पे भी बर्फ का गलनांक कम हो जाएगा। तो ये आपने दो चीजें देखी दोस्तों कि गलनांक पर इसका क्या फर्क पड़ता है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो जो चीजें प्रसारित होती हैं, जो चीजें दाब बढ़ाने के बाद क्या होती हैं? जो चीजें पिघलने पे संकुचित होती हैं, मतलब उनके आयतन में पिघलने पे कमी आती है। ठोस से अगर लिक्विड में चेंज करते हैं तो पिघलाने पे उनके आयतन में कमी आती है। जैसे बर्फ है, जैसे ढलवा लोहा है, तो उनके साथ क्या घटित होगा? उनके साथ ये होगा कि उनका गलनांक कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हमने देखा दोस्तों कि अगर हम जो है उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें, ऐसे पदार्थों में हम कुछ अशुद्धि मिला दें तो उनका गलनांक भी कम हो जाएगा। बर्फ के साथ आपने देखा हिम मिश्रण इसीलिए बनाया जाता है ताकि आइसक्रीम बनाने में, कुल्फी बनाने में इसका प्रयोग किया जाए। गलन बिंदु क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? गलनांक समझ में आया दोस्तों? आइए देखते हैं दूसरी चीज।
गलनांक के बाद आइए दूसरी चीज समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हिमांक। हिमांक हिमांक इसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें चीजें फ्रीज हो जाती हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पे चीजें जम जाती हैं। जस्ट इसका उल्टा है किसका? गलनांक का। मतलब ठोस से चीजें गलने लगती है। जैसे बर्फ का उदाहरण ले तो पानी जिस पर जो है फ्रीज हो जाता है, उसी टेम्परेचर पर बर्फ क्या होती है? गलती है। क्लियर हुआ? तो हिमांक का मतलब क्या है दोस्तों? एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना, ठोस में परिवर्तन। बस यही याद करिए आप। दो शब्द है। द्रव का ठोस में परिवर्तन, जिस ताप पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? हिमांक होगा या फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसमें क्या होगा? द्रव का ठोस में परिवर्तन। गलनांक में हमने क्या देखा दोस्तों? ठोस का द्रव में परिवर्तन। जो सर्टेन टेम्परेचर पे ठोस द्रव में चेंज होता है वो क्या कहते हैं? गलन बिंदु या गलनांक कहते हैं। और जिस सर्टेन टेम्परेचर पर द्रव ठोस में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। वो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये जो है गलनांक, जो हमने अभी इसके पहले देखा, गलनांक और हिमांक। गलनांक और हिमांक दोनों क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे अगर कहा जाए बर्फ का गलनांक कितना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? मतलब उसी की एक अवस्था है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इसी बिंदु पर वो जमते भी हैं, इसी बिंदु पर वो गलते भी हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? दोनों एक होते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है दोनों एक होते हैं सामान्यतः। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखा जाए क्वथनांक। अब हम जो अगला पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे क्वथनांक क्या? बॉइलिंग पॉइंट। हम क्या देखेंगे दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट। आइए देखा जाए क्वथनांक। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सरल है। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी निश्चित ताप पर अगर हम द्रव को हम क्या करते हैं? गर्म करें। ये है ऊष्मा, ये है द्रव को गर्म करें तो क्या होगा? ये वाष्प बन जाएगी। ये देखिए क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी या गैस बन जाएगी। जिस सर्टेन टेम्परेचर पे हम, किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी या गैस बन जाएगी। यही क्या है दोस्तों? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब आप जल को जब लेते हैं बर्तन पे, आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद क्या होता है दोस्तों? पानी उबलने लगता है। ठीक है, वो किसमें चेंज होने लगता है? वाष्प में। और अगर उसी निश्चित टेम्परेचर पे आप उसको रखेंगे तो धीरे धीरे पूरा पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। मतलब ये कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है? बॉइलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? क्वथनांक का मतलब समझ में आया? सिंपल सी चीज। अब देखिए क्वथनांक पे दाब का क्या प्रभाव होता है? क्या क्वथनांक पे दाब का कोई प्रभाव होता है? क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, दाब से क्या होगा दोस्तों? दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ेगा। जब हम दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर को प्लस करेंगे, दाब बढ़ाने से क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा। क्लियर हुआ? क्वथनांक क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। आपको याद होगा कि हमने पिछले टॉपिक में आपको समझाया था कि किस तरह दोस्तों जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है।
तो जब हम पहाड़ों पे जाते हैं हमने देखा होगा कि वहाँ पर खाना क्या होता है, देर से बनता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ रहा है, ठीक है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ दाब कम होने से क्वथनांक घटेगा। इसका मतलब जब ऊंचाई पे हम खाना बनाएंगे तो जो है पानी या कोई चीज़ जो भी हम बॉयल करेंगे वो जल्दी बॉयल होने लगेगी, लेकिन पकेगी नहीं, ठीक है, पकने में देर लगेगी लेकिन बॉयल जल्दी होने लगेगा, खाना देर से पकता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ा, इसका मतलब हुआ कि दाब कम होने से अगर क्वथनांक कम हुआ तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ेगा। समझ में आया, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इम्प्योरिटी का, अशुद्धि का प्रभाव, अशुद्धि अगर हम मिला देते किसी चीज में तो क्या होगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, ये वन लाइन की चीज है दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा में सीधे पूछता है, ठीक है, ये आपको जो है सत्य सत्य कथन में देगा या जो है 4 विकल्प दे देगा कि किस कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। तो आप ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा, इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, हिमांक पे क्या फर्क पड़ता है, अशुद्धि मिलाने पे। समझ में आया बात, तो अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर हम क्रिएट करते हैं तो भी क्वथनांक बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक दोस्तों, आइए और चीजों को समझा जाए। क्वथनांक भी हमने समझ लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, हिमांक देख लिया, गलनांक देख लिया। आइए देखते हैं दोस्तों संघनन बिंदु। संघनन क्या है, कंडेंशन, संघनन बिंदु, संघनन बिंदु, संघनन बिंदु को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, क्या कहेंगे, सेशन, कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंशन का मतलब होता है दोस्तों संघनन। संघनन बिंदु क्या है, संघनन बिंदु दोस्तों क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाष्प द्रव में बदलना है। जैसे आपने देखा द्रव जो होता है वाष्प में बदल रहा है तो हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब सेम उसी का उल्टा ये है, वाष्प, वाष्प का द्रव में बदलना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। गलन जो होता है, गलन बिंदु और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, गलनांक और हिमांक सेम होते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। गलनांक में क्या होता है, ठोस द्रव में चेंज होता है, हिमांक में क्या होता है, द्रव ठोस में चेंज होता है एक निश्चित ताप पर, दोनों मूवमेंट बराबर होते हैं। इसके बाद हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, द्रव का जो है वेपर में या वाष्प में चेंज होना। संघनन में क्या होता है, वाष्प का द्रव में चेंज होना। दोनों का पॉइंट एक होता है, इन दोनों का पॉइंट एक होता है, ठीक है, वाष्प का द्रव में बदलना है। ये हम कैसे देखेंगे दोस्तों, जल जो है वाष्पीकृत होता है तो फिर बादलों के रूप में ये ऊपर जो है जमा रहता है छोटी छोटी बूंदों के रूप में। जब ये बूंदें आपस में मिलती हैं, ये बूंदें आपस में मिलती बड़ी बूंदें बन जाती हैं, और जब बूंद के आकार में ये चेंज हो जाती हैं तो अपने भार को सह नहीं पाती, नीचे टपकने लगती हैं, पानी बरसने लगता है। या इस एग्जाम्पल के अलावा एक सरल एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है, पानी गर्म करिए, खुली सतह हो, जल की खुली सतह हो, वाष्पीकरण हो रहा हो, और आप अपने हाथ को जो है उसके ऊपर रखिए, काफी ऊपर रखिए नहीं तो जल जाएंगे, या कोई दूसरी चीज रख लीजिए, मान लीजिए आप एक सॉलिड पेपर लेते हैं, कोई ऐसी चीज लेते हैं, थोड़ी देर आप रखेंगे तो आप देखेंगे जो जल जो है वाष्प के रूप में उड़ रहा है वो बाद में क्या होता है, जब वो ऊपर जाता है, अगर आप उसको अपने हाथ से या किसी चीज से कवर करते हैं या बर्तन से, प्लेट से कवर करते हैं, तो आप देखेंगे जल की बूंदों के रूप में वो इकट्ठा नहीं होने लगता है, वो गीला हो जाएगा, वो उस जगह पे गीला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि वाष्प जो होता है, वाष्प द्रव में चेंज हो रहा है। जैसे द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है तो वहां संघनित होकर कंडेंसेशन पॉइंट पे क्या होता है, फिर वो वाष्प भी जल में चेंज होने लगता है। क्लियर हुआ, तो वाष्प का द्रव में बदलना या गैस का, ठीक है, गैस या
वाष्प का द्रव में बदलना एक निश्चित ताप पर एक सर्टेन टेम्परेचर पर गैस या वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? संघनन बिंदु या कंडेंसेशन पॉइंट। अब आपको समझ में आया दोस्तों? चलिए, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। तो ये जो संघनन, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक है, इससे हम परिचित हो गए हैं दोस्तों। अब हम एक नई चीज देखेंगे, बिल्कुल नई और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे दोस्तों, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, या क्या कहते हैं दोस्तों? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्या है दोस्तों? समझते हैं लेटेंट हीट क्या है। ठीक है, नियत ताप पर एक सर्टेन टेम्परेचर होगा दोस्तों, जो ऊष्मा लगेगी, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए, ठीक है, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए दोस्तों, आपने देखा कि कोई पदार्थ किसी दूसरे अवस्था में चेंज हो जा रहा है, क्या ये अपने आप होता है? नहीं, ये अपने आप नहीं होता दोस्तों, इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उस पदार्थ को अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए, वो उस पदार्थ की क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की क्या है? पदार्थ की लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है। अब इसको उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए पसीना होता है आपको गर्मियों में, तो पसीने के माध्यम से हम समझेंगे। पसीना दोस्तों वेपोराइज होता है, बाहर की हीट से पसीना वेपोराइज होता है, और पसीना जब भी वेपोराइज होता है तो एक तो धूप से होता है, दूसरी चीज वो अपनी गुप्त ऊष्मा त्यागता है। जब एक उसके पीछे का जो कण होता है, जो भी अणु होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी किसको देते हैं? वो अपनी एनर्जी उस पानी के अणु को देते हैं जो ऊपरी सतह पे होता है, वाष्पीकृत होकर वो उड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो हीट देते हैं वो अपनी हीट को छोड़ के देते हैं, मतलब अपनी ऊष्मा को वो छोड़ देते हैं, तभी वो क्या करते हैं? दूसरे अणु को ऊष्मा देते हैं। इसमें क्या होता है? ये ऊष्मा जो है गुप्त ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से वो अणु वाष्पीकृत हो जाता है और वो अपने आप में क्या होंगे? ठंडे हो जाएंगे। सुराही में भी यही होता है, पानी के नीचे के जो अणु होते हैं ऊपर के अणुओं को अपनी गुप्त ऊष्मा प्रदान करते रहते हैं, तो इतनी ऊष्मा उस अणु को, ऊपर वाले अणु को, जो ऊपरी सतह पे अणु होते हैं जल के, इतनी ऊष्मा मिल जाती है कि वो वेपराइज हो जाते हैं। मतलब क्या होता है? वो जल अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल के उड़ जाते हैं, और नीचे वाले अणु चूंकि अपनी गुप्त ऊष्मा त्याग चुके हैं, तो वो क्या होता है? उनके साथ क्या होता है? वो ठंडे हो जाते हैं, पूरे सुराही का जल इस तरह ठंडा हो जाता है। पसीने के साथ भी ये होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसको और उदाहरणों से अच्छे समझेंगे। ये क्या है? गुप्त ऊष्मा। मतलब कोई भी सर्टेन टेम्परेचर पर, अगर मान लीजिए पानी जो है, पानी बन रहा है बर्फ से, ठीक है, ये स्टेट चेंज हो रही है, इसको कोई एक तापमान, एक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी होगी, एक ऐसी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी होगी जिससे ये मेल्ट होके क्या हुआ? पानी बन गया। या इस पानी को किसी भी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी होगी दोस्तों, तब ये पानी क्या हो गया? वेपर बन के, गैस बन के ऊपर उठता है। ठीक है, यही जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है अवस्था परिवर्तन के लिए जो ये ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यही ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा है, किसी भी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, गुप्त ऊष्मा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा ये लेटेंट हीट यही है दोस्तों, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, एक सर्टेन टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, नेसेसरी हीट जो होती है, वो लेटेंट हीट होती है। क्लियर हुआ?
कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे कहते क्या है, इसको किस में मापते हैं, जूल प्रति किग्रा, जूल प्रति किग्रा, या इसको कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम में मापते हैं, प्रति ग्राम। या तो इसमें मापेंगे या तो इसमें मापेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखिए उदाहरण के साथ समझते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए गलन की गुप्त ऊष्मा देखी जाए, जैसे हम देखेंगे अलग अलग अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा देखेंगे, ठीक है। अब हम गलन से शुरू करते हैं दोस्तों। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा कैसे हम समझेंगे, ठीक है। एक अवस्था में परिवर्तन की बात है। गलन मतलब क्या है, ठोस से द्रव में चेंज होना, ठोस से द्रव में परिवर्तन। आइए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई एकांक द्रव्यमान है, हम कोई द्रव्यमान की ठोस वस्तु लेते हैं, एकांक द्रव्यमान की कोई वस्तु है, एकांक द्रव्यमान है उसका, यह है ठोस, सॉलिड है, सॉलिड है। इसको हमको चेंज करना है लिक्विड में, लिक्विड में या द्रव में, ठीक है। किसी भी द्रव्यमान की किसी भी ठोस वस्तु को हमको लिक्विड में चेंज करना है या द्रव, हमको चेंज करना है द्रव में, ये है ठोस। सॉलिड को चेंज करना है हमको लिक्विड में, ठीक है। गलनांक में यही होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या होगी दोस्तों, लेटेंट हीट होगी। ये आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम गलनांक को देख रहे हैं। अब जैसे हम बर्फ का उदाहरण मानते हैं, बर्फ क्या है, ठोस है, हमको किस में बदलना है, द्रव में बदलना है बर्फ को, ठीक है। तो मान लीजिए 1 ग्राम बर्फ है, 1 ग्राम बर्फ है, ठीक है। इसको हमको किस में बदलना है, सर्टेन टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको चेंज करना है, किसमें, पानी में बदलना है, ठीक है, पानी में बदलना है। तो 80 ग्राम कितना होगा, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम अगर हम ऊष्मा देंगे प्रति ग्राम। ये क्या है, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा है। मतलब प्रति ग्राम का मतलब ये हो गया कि अगर 1 ग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर हमें इसको लिक्विड में चेंज करना है, अगर हमें इसको इतना गर्म करना है कि लिक्विड में चेंज हो जाए, तो दोस्तों हमें इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। मतलब 1 ग्राम के पीछे हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी। तो बर्फ की गलन, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी दोस्तों, एकदम क्लियर है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्लियर हुआ, 80 कैलोरी प्रति ग्राम क्या हुआ, गलन की गुप्त ऊष्मा हो गई। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, समझ में आया। ये हो गई हमारी गुप्त ऊष्मा गलनांक की, ठीक है। आइए दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं। इसी तरह वाष्पन में भी हमको क्या करना है, जल को वाष्प में बदलना है या गैस में बदलना है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन में आपको पता है कि जो है द्रव होता है, ये किस में चेंज होगा, ये होगा वाष्प में। द्रव को किस में चेंज करना है, वाष्प में या गैस में, ठीक है। लिक्विड को हम किस में चेंज करेंगे, वाइपर में, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे या वाइपर में चेंज करेंगे। समझ में आया। चलिए इसके गुप्त ऊष्मा कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब आपको पता तो होगा ही कि किसी भी पदार्थ की द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए और निश्चित टेम्परेचर पर द्रव अवस्था को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वो ऊष्मा क्या होगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या होगी दोस्तों, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे हम। आइए देखते हैं उदाहरण से जल के लिए।
जल का उदाहरण यहाँ लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। अगर हम ये निकालें कि द्रव को कितना जो है हम गर्म करें कि वाष्प में बदल जाए, अगर हम कहें कि 1 ग्राम द्रव को हम कितना हीट दें कि वाष्प में या गैस में चेंज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे 540 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब हो गया कि 540 कैलोरी अगर हम ऊर्जा देते हैं तब क्या होगा, ऊष्मा देते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाएगी, मतलब गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सरल है दोस्तों, बस एक बार आप चीज को पकड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अवस्था में परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वही उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है या लेटेंट हीट है। समझ में आया? इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल मतलब गुप्त ऊष्मा, चूंकि लेटेंट हीट है ये, तो एल जो इसका है इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए गुप्त ऊष्मा Q, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए अब एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु, मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है, तो उसको आवश्यक ऊष्मा कितनी लगेगी, अगर आवश्यक ऊष्मा को हम Q मान लें तो क्या कहेंगे, L क्या है दोस्तों, L क्या है लेटेंट एनर्जी या गुप्त ऊष्मा। अगर इसमें हम द्रव्यमान का गुणा कर दें तो ये ऊष्मा पता चल जाएगी कि अवस्था में परिवर्तन के लिए कितनी ऊष्मा आवश्यक होगी। अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ये क्या है, Q है। Q मतलब अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। ये कैसे जो है इसको निकालेंगे, अगर L में हम m का गुणा कर दें, मतलब द्रव्यमान का गुणा कर दें वस्तु की, तब क्या होगा Q निकल आएगा, मतलब कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी ये निकल आएगा। चलिए गुप्त ऊष्मा आपको समझ में आ गई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चीजों को हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा गुप्त ऊष्मा में जैसे जल का आपने देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक टेम्परेचर है, ठीक है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे जल क्या होता है, उबलने लगता है। आपने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही बॉइलिंग पॉइंट ही इसका क्या है, कंडेंसिंग पॉइंट भी है, मतलब ये संघनन बिंदु भी है। संघनन बिंदु की बात की जाए तो वो सेम है, संघनन बिंदु और ये आपका जो है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ये है कंडेंसेशन पॉइंट। क्लियर हुआ दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक उदाहरण आप एक देखिए दोस्तों, मान लीजिए उबलता हुआ जल है, अगर आप इससे जल जाते हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी या आप भाप से जल जाते हैं, दोनों कंडीशन एक है, मतलब दोनों टेम्परेचर तो एक है, टेम्परेचर तो दोनों का एक है, 100 डिग्री पर दोनों चीजें काम करती हैं, अवस्था पर परिवर्तन होता है। तो आप बताएं कि दोनों में किस में आपको ज्यादा तकलीफ होगी। जाहिर सी बात अगर आपने महसूस किया होगा तो वाष्प से या भाप से जलने में आपको ज्यादा तक कष्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है, वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है दोस्तों, वो क्या है, अधिक है। भाप या वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक है, ऊष्मा से अधिक होती है। मतलब वाष्प को अगर अवस्था में परिवर्तन करना होगा तो उसको अधिक गुप्त ऊष्मा लगेगी, ठीक है, किसकी तुलना में, जल की तुलना में। इसलिए हमेशा वाष्प से या भाप से जलने में ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज आपने कई चीजें देखी, आज हमने अवस्था में परिवर्तन को अच्छे से समझा दोस्तों, कि किस तरह जो है गलनांक होता है, हिमांक होता है, और किस तरह गलनांक और हिमांक एक जैसे होते हैं, क्वथनांक और जो है संघनन बिंदु एक जैसे होते हैं।
हमने लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा को भी अच्छे से समझा और ये देखा कि विभिन्न राशियों का चाहे ताप हो, चाहे वो मिश्रण मिलाना हो अशुद्धियों के रूप में, इनका क्या फर्क पड़ता है गलनांक पर, हिमांक पर, ठीक है, या क्वथनांक पर। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर कोई समस्या है तो कमेंट लिखें, आप बताएं आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा NNIS चैनल इस दिशा में प्रयासरत है और प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देखें और अपने कमेंट जरूर दें दोस्तों, निश्चित आपको फायदा मिलेगा। कोई समस्या है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।